हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडुग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 18 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेलकम टू एडुग्रॉन। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्रायो सीरीज में और बात करते हैं ट्रायो सीरीज है क्या। अभी जो आप जिस लेक्चर में हो वो ट्रायो सीरीज का लेक्चर है। मतलब हम यहाँ पे आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवाते हैं। स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो होती है उसमें हम आपको पूरा थ्योरी पार्ट, डायग्राम वगैरह सब कंप्लीट कराते हैं एनसीईआरटी का। जो थर्ड लेक्चर होता है इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे 3 वीडियो में चैप्टर का दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 जो वीडियो होते हैं उसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं और जो थर्ड वीडियो आता है वो होता है क्वेश्चंस का। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का ये है वीडियो नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 वीडियो नंबर 3, बायोलॉजी क्लास 11, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अगर इससे पहले कि आपको लेक्चर देखने हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपका लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर देखना है तो अभी की अभी आप जाइए बैक और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के क्वेश्चन। तो जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीटरी मतलब निकालना है, एक्सक्रीशन करना है। क्या करना है यहाँ पर हमें? एक्सक्रीशन करना है। ठीक है, और एलिमिनेट करना है, उस एक्सक्रीशन को एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना, आउट करना है। ठीक है, आउट करना है फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से, हमारी ह्यूमन बॉडी है तो इस बॉडी से हमें एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, अब चैप्टर तो हमें समझ में आ गया। फिर हमने चैप्टर में देखा था बहुत सारी चीजें, किडनी के बारे में देखा था। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में देखा था और मेचुरेशन के बारे में देखा था और भी बहुत कुछ हमने देखा था, अच्छी डिटेल में हमने स्टडी करी थी। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ जिसने नहीं देखा, क्या देर लगती है, जाइए बैक, चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन, खोजिए प्लेलिस्ट, देख लीजिए यार आप ही के लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा है डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर को डिफाइन कीजिए। ये आपसे पूछा गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिफाइन कीजिए। तो देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय बोथ द किडनी नेफ्रॉन इन पर मिनट। जीएफआर क्या है? हमारी किडनी जो है कितना फिल्ट्रेशन कर रही है पर मिनट। हमारी दोनों किडनी, 2 किडनी होती है, आप सभी को पता है। यहाँ पर आपके पीछे की साइड सिचुएटेड है किडनी। तो जो 2 किडनी है वो 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन कर रही है उसी को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारी दोनों किडनी मिलाकर कितना फिल्ट्रेट प्रोवाइड कर रही है 1 मिनट में, हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो देखो, यहाँ पे 125 ml जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है पर मिनट। ठीक है, 125 ml। तो अगर आपको पूछे कि जीएफआर 1 मिनट में कितना होता है तो आपको लिखना है 125 ml पर मिनट। ये बात आपको क्लियर है? कितना होता है? 125 ml पर मिनट। ओके, now the GFR consists of majorly of water and other constituents such as amino acid, glucose, potassium, sodium। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जो अमाउंट आता है 100 पर मिनट, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है वाटर, इसमें होता है कुछ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, कुछ पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज सच एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है आपको? नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर। तो देखो, किडनी जो है हमारी रेगुलेट करती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। एक मैकेनिज्म होता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब किडनी खुद ही बता देती है कि हाँ अभी इतना फिल्ट्रेशन करना है, अभी इतना करना है। कौन सा मैकेनिज्म है वो? ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो किडनी में होता है और किडनी जो है उस हिसाब से डिसाइड करती है कि कितना जीएफआर होना चाहिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना चाहिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ जेजी सेल या फिर आप बोल लो जेजी अपरेटस।
ये देखो यहाँ पे इसमें काय का एक्शन होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर। जेजी का मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर, शॉर्ट में बोलते हैं हम जे जी। apparatus का यूज होता है विच इज कॉमन। वेट ए सेकेंड। हाँ जी, तो क्या देखा हमने हमने देखा कि किडनी जो है रेगुलेट करती है, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू। और किडनी को पता लगता है कि हाँ हमें अब जीएफआर को बढ़ाना है या कम करना है, तो यही ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल आरएएस का, ये रहा देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये रहा रेनिन एंजियोटेंसिन, उसको मैं बोल रहा हूँ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किडनी जो रेनिन निकालती है, और ये रेनिन जो है बीपी बढ़ाता है, मतलब जो प्रेशर हमारा कम हो गया था उस प्रेशर को बढ़ा देगा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अपेरेंट आर्ट्रियोल या रिफरेंट आर्ट्रियोल आता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसको बढ़ाना है, तो इस हिसाब से चलता रहता है इनका। आप एक बार थ्योरी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो मैं स्टेटमेंट दूंगा आपको और आपको मन में सोचना है कि यार ये ट्रू हो सकता है या ये फॉल्स हो सकता है। ठीक है, एक एक करके मैं स्टेटमेंट बोलता जाऊंगा और फिर आपको मन में सोचना है कि यार ये ट्रू हो सकता है या फिर ये फॉल्स हो सकता है। और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, मतलब पूरा डिटेलिंग देखेंगे। चलो, सबसे पहला दे रखा है आपको मेच्योरेशन का। मेच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो मेच्योरेशन का मतलब तो आप सभी जानते हो ना, टॉयलेट करना। ठीक है, तो जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर भराता जाएगा, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। ब्रेन में भी कहाँ पे, सीएनएस में सिग्नल सेंड होता है कि भैया आप टॉयलेट आने वाला है, अब नहीं रुका जा रहा है, अब तो टॉयलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, होती है ना ऐसी कंडीशन कि बस अब टॉयलेट आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्स कंडीशन है, हमें पता लगता है। ठीक है, तो मेच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है आंसर में, मेच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स, इट इज ट्रू। क्लियर है। चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे रखा है एडीएच। सबसे पहले तो एडीएच की फुल फॉर्म की बात करें, एंटी डायूरेटिक। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ओके, तो व्हाट इज एडीएच, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, अब ये क्या करता है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब पानी के एक्स्ट्रा लॉस को प्रिवेंट करता है, ये निकलने नहीं देता हमारी बॉडी से, ये बचा के रखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जाने नहीं देता। और आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एडीएच हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि ये वाटर एलिमिनेशन को हेल्प नहीं करता, रोकता है। एडीएच स्टॉप वाटर एलिमिनेशन। ठीक है, पानी के निकलने को ये स्टॉप करता है, हेल्प नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ये फॉल्स दे रखा है मैंने। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं। वेट सेकंड, को मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्या दे रखा है आपको, प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इन द बोमेन्स कैप्सूल। बिल्कुल, मैंने आपको बोमेन्स कैप्सूल बताया था, और यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है, तो वही बोल रखी है कि प्रोटीन फ्री फ्लूइड यहाँ पे फिल्टर्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, इट इज ट्रू। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ डी वाला देखिए आप, Henle loop play an important role in concentrating the urine। ये बात बिल्कुल सही है। देखो कैसे सही है, ध्यान से सुनो। ये नेफ्रॉन था, यहाँ पे पीसीटी थी, और फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले चालू हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या था, ये है लूप ऑफ हेनले। अब ये नीचे गिरता हुआ आ रहा है ना, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये ऊपर उठता हुआ आ रहा है ना, तो ये हो गया असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले क्या होता है, एयर पिन शेप होता है। एक होता है डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि जो हेनले लूप है, क्या वो यूरिन को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट मतलब उसमें से पानी वानी निकाल लेता है क्या ये,
है, एकदम गाढ़ा कर देता है क्या, कंसंट्रेट फॉर्म में कर देता है। तो देखो जो मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि जब हम डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे, लूप ऑफ हेनले तो पूरा ही है, अब एक नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, एक ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, ठीक है। तो ये वाला देखो मैंने डायग्राम में बता रखा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में देगा, ठीक है। यूरिन में से पानी निकाल निकाल के हमारी बॉडी में देगा कि हाँ भैया बॉडी को जरूरत है पानी की, ठीक है। तो ये क्या करता है, बिल्कुल ये कंसंट्रेट कर देता है हमारी यूरिन को, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो मैंने, हैंडले लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेशन द यूरिन, बिल्कुल सही बात। नाउ ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी। ये बात मैंने आपको शायद लेक्चर में नहीं बताई, आप यहाँ पे सुन लीजिए कि जो पीसीटी होती है, एक सेकेंड कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे ये जो सेल्स थी यहाँ पे पीसीटी की सेल्स, या लेयर यहाँ पे थी पीसीटी। अब इस पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में हमारे ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन आया और इस फिल्ट्रेशन में है ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या करती है, पीसीटी की सेल रीअब्सॉर्ब करके हमारे ब्लड में डाल देती है, ठीक है, हमारी बॉडी में डाल देती है, ताकि हमारा काम चलता रहे। ग्लूकोज हमने ले लिया, पर यहाँ पे क्या एक वर्ड है, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब। एक्टिवली रीअब्सॉर्ब का मतलब है कि यहाँ पर एटीपी का खर्चा होगा, हम हमारी बॉडी की एनर्जी लगाकर, हमारी बॉडी की एनर्जी क्या है, एटीपी, तो हम एटीपी का यूज करके यहाँ पे ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करते हैं पीसीटी में। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो लास्ट ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द proximal convoluted tubule, it is true। okay, so हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट हम एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि मैच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्स होगा, हमें पता लगेगा, हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, तभी टॉयलेट होगा। सेकंड स्टेटमेंट था एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन, बिल्कुल गलत बात। एडीएच तो स्टॉप करता है, हेल्प नहीं करता, स्टॉप करता है पानी के बहाव को, ज्यादा पानी के लॉस को। नेक्स्ट है प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एंड मोमेंट्स कैप्सूल, सही है। एल्ले लूप जो है मैंने आपको बताया कि जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एल्ले है ना, वो पानी को रीअब्सॉर्ब करता है। अब जब पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा तो यूरिन को कंसंट्रेट बनाएगा। नेक्स्ट इज ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है। जो पीसीटी है, हमारी पीसीटी की जो सेल्स है, वहां पर जो ग्लूकोज है वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेनले लूप एंड वॉशर एक्टा प्ले एसेंशियल रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। हम काउंटर करंट वर्ड ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और जो अब देखो ऊपर ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है, उसी की हम बात करेंगे। एक तो हो गया डिसेंडिंग, एक हो गया असेंडिंग। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो एक तो ये दोनों के अपोजिट है। साथ में ये दोनों पैरेलल है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस तरह से पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दैट्स व्हाई मैंने नाम दे रहे हैं काउंटर करंट। ओके, तो यहाँ पे देख लो, द चीफ एडेप्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म दैट इज फंक्शनल इनसाइड द किडनी। इन किडनी देयर आर टू काउंटर करंट मैकेनिज्म, पहला हेनले लूप देखा हमने और दूसरा है वासा रेक्टा, ठीक है। ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके रखते हैं। जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तो लेक्चर में आपको बताया था कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने का सबसे बेस्ट काम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। हेनले लूप का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि हेनले लूप जो होता है हेयर पिन शेप होता है। हेनले लूप में जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl। चलो अब यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने आपको बोला था ना, हेनले लूप इज यू शेप पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, बिल्कुल इस तरह से बन रहा था, ये हेनले लूप बन रहा था, ठीक है। ये डिसेंडिंग वाला हो गया, ये असेंडिंग वाला हो गया, ठीक। तो ये यू शेप ही है, यू ही बना है, देखो, ठीक है।
U-shaped part of nephron, the flow of blood in the two branches of tube in the opposite direction. बिल्कुल, एक तो डिसेंडिंग में आ रहा था, ठीक नीचे, और एक असेंडिंग में जा रहा था इस तरह से, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, इसकी वजह से क्या होगा, काउंटर करंट होगा। मैं आपको बोला ही था। अब वासा रेक्टा भी है अदर एंड। अब वासा रेक्टा में क्या है, जो एफेरेंट आर्टियोल और एफेरेंट आर्टियोल आते हैं ना, उसकी वजह से होता है यहाँ पे, ठीक। ये भी पैरेलल होते हैं, यू शेप्ड होता है। तो आपको क्या है कि पैरेलल हो, अपोजिट हो, यू शेप्ड हो, यही सब देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि ऑस्मोलिटी मेंटेन करके रखते हैं, ये ऑस्मोलिटी की बात भी आ गई। तो आपको एक बार यहाँ पे सिंपली थ्योरी पढ़नी है और आपका काम हो जाना है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है और जनरली इसमें हम थ्योरी नहीं लिख सकते, कंटेंट हमें नहीं मिलता, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीवर, लंग एंड स्किन इन एस्क्रीशन। बताओ मुझे कि लीवर से, लंग से और स्किन से आप एस्क्रीशन कैसे करोगे। एनसीईआरटी ने तो इतना सा लिख के छोड़ दिया कि आप लीवर, लंग और स्किन से भी एस्क्रीशन कर सकते हो, ठीक है। पर आपको यहाँ पे पूछा है कि आप लीवर से, लंग से और स्किन से कैसे एस्क्रीशन करोगे। किडनी से तो आप बता दो कि किडनी पे तो आप समझदार हो, है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब, ओके, द रोल ऑफ लीवर, लंग, स्किन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले बात करूं लीवर की। इट इज अ चीफ साइट फॉर द रिमूवल ऑफ इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट जैसे स्टेरॉइड, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग, विटामिन। देखो, हमारा जो लीवर होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा लीवर, तो जो हमारा लीवर होता है ना, ये कई तरह का मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर बहुत मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ड्रग है उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से। लीवर का काम बहुत सारा है, ठीक है। और डेड इरेथ्रोसाइट्स प्रोसेस हीमोग्लोबिन, प्रोसेस बोल लो, पजेस बोल लो, डेड इरेथ्रोसाइट्स प्रोसेस हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन इज आल्सो डिसइंटीग्रेट इनटू बाइल पिगमेंट, ठीक है। अब देखो, जो हमारा आरबीसी है, जो मर चुका है 120 दिन के बाद, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 दिन। अब 120 दिन के बाद आरबीसी मर गया है, ठीक है। अब इस मरे हुए आरबीसी में हमें मिल रहा है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन आता है ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद ये हीमोग्लोबिन जो है टूटता है बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन में। बिलीवर्डिन एंड बिलीरूबिन में टूटता है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन क्या करते हैं, ये वेस्ट को ट्रीट करते हैं। तो कैसे ना कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। जो डेड इरेथ्रोसाइट है, जो मर चुकी है आरबीसी, वो आरबीसी क्या कर रही है, हमारा हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में जा रहा है, वो ब्लड में हीमोग्लोबिन जाने के बाद वो टूट रहा है बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन में। और बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन क्या करते हैं, वेस्ट को ट्रीट करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, बाइल कैरियर सब्सटेंस टू द इंटेस्टाइन व्हिच अलोंग द वेस्ट आर एलिमिनेटेड। अब जो बाइल कैरियर सब्सटेंस होते हैं, ये इंटेस्टाइन तक जाते हैं और जो भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करते हैं। एस्क्रीशन से हमारा मतलब है हमारी बॉडी से वेस्ट निकालना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉयलेट निकालना, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना निकालना निकालना। जैसे अब देखो, लंग्स की बात आ गई, तो लंग्स में जैसे मैंने ऑक्सीजन ली, ठीक है, ले ली, अब मैं छोड़ू, तो ये मैंने CO2 बाहर निकाली। तो अभी मैंने क्या करा, CO2 बाहर निकाली, मतलब मेरे लंग्स में से मैंने CO2 बाहर निकाली, क्योंकि CO2 जो है टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करती है, एसिडिक नेचर की होती है, डैमेज कर सकती है मेरी बॉडी को, कई तरह की हार्मफुल रिएक्शन हो सकती है। अगर ये CO2 मेरे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने लगी तो मेरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाएगी नहीं, मुझे एनीमिक कंडीशन हो सकती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज है, हाइपोक्सिया हो सकता है, 100 तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लंग्स में से बाहर निकालना जरूरी है, और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, ऐसे ऐसा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो अगला क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इट एलिमिनेट्स 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड एवरी मिनट। हम एक मिनट में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। बन कैसे रही है, हमारी सेल जो है यूटिलाइज कर रही है ऑक्सीजन को, CO2 आ रही है और ये CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हम, ऐसा नहीं है। हाँ। एक एक चीज चुन चुन के बनाई गई है अपने अंदर, चुन चुन के, और बनाई गई इन द सेंस बने हैं हम धीरे धीरे। होमो हैबिलिस इरेक्टस, नेदरलैंड मैन, एथलैंड,
जावा मैन, क्रूग मैन, पैकिंग मैन, पता नहीं कितने मैन, होमो हेबिलिस इरेक्टस, होमोसेपियन, होमोसेपियन सेपियन हम है। और अब आने वाले जो है वो होमोसेपियन फ्यूचरिस्ट है। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे हम एडप्ट होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो अब हम एडप्टेड। तो खैर वापस आ जाते हैं। एस्क्रीशन की बात चल रही थी, लिवर से हमने करके देख लिया। आरबीसी का हीमोग्लोबिन आ रहा था, 120 दिन में आरबीसी मर जाती है। उसका हीमोग्लोबिन ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में टूटा, और ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन जो है ट्रीट करते हैं वेस्ट को, ठीक है। फिर लंग्स की बात करी, CO2 की बात करी, ठीक। तो एक बार आप एक रीडिंग मार लेना। अब स्किन से आप बोलोगे सर, सब समझ में आता है, चलो लंग्स से भी हमने एक्सक्रीशन कर लिया। अब बोलोगे सर मैं स्किन से कैसे एक्सक्रीशन करूँ, ये मेरी स्किन है, एक्सक्रीशन करके दिखाओ। करके दिखाऊं? एक काम करना बेटा, 50 डिग्री में जाना, 40 डिग्री में टेम्परेचर में, और बाहर जाना, क्या होगा? पसीना आएगा। वो पसीना क्या है? एस्क्रीशन है बॉडी का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? एस्क्रीशन कर सकते हो बॉडी से। हमारा जो वेस्ट वगैरह है वो सब निकल जाता है, पसीना आता है ना, वो हमारा वेस्ट निकलता है बॉडी, ठीक है। तो ये जो है आप स्किन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको स्किन, सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको स्किन का बता दिया, लंग्स का बता दिया, लीवर का बता दिया कि आप एस्पिरेशन किडनी के अलावा लीवर, लंग, स्किन से कैसे कर सकते हो। नाउ एक्सप्लेन मेच्योरेशन। ओके, देखो एग्जैक्टली मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये मैं खड़ा हूँ मोहनलाल, मेरा नाम मोहनलाल नहीं है, पर आसानी के लिए पता है क्योंकि आधों को नींद आती है। इसकी मैंने निकाली किडनी। तो सर आईफोन खरीदा है क्या इसने? नहीं नहीं, किडनी निकाली है बस। उनके लिए हर बार किडनी नहीं निकलती, गर्लफ्रेंड के लिए भी निकल जाती है कई बार, तो बनाना। तो जैसे ही इसकी मैंने किडनी निकाली मोहनलाल की, अब ये किडनी में मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई यूरेटर जुड़े पड़े हैं। क्या जुड़े पड़े हैं? यूरेटर। अच्छी बात है। हमने मोहनलाल की किडनी निकाली, फिर देखा कि अच्छा किडनी आईफोन के लिए तो नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए निकाली होगी, ठीक है, जैसे भी निकाली, जिसके लिए भी निकाली। फिर मैंने देखा कि किडनी में यूरेटर जुड़े पड़े हैं, और ये यूरेटर जो है लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर से अटैच। अब ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है ये यूरिन। अब देखो इस तरह से, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मसल होती है डेट्रूसल मसल, का मैं यूज बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे यूरिन इकट्ठा होता है, जैसे डायग्राम में आप देखो, जैसे जैसे यूरिन इकट्ठा होगा यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। अब एक बात बताओ, ये अभी नॉर्मल है, पर इसमें टॉयलेट इकट्ठा हुआ, फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर, वो खिंचाते जाएंगे खिंचाते जाएंगे, तो फिर सिग्नल सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, सिग्नल जो है सेंड हो जाएंगे सेंसरी से, और सेंड होके हो जाएंगे ब्रेन तक। कहाँ से जाएंगे? ब्रेन तक। और ब्रेन से वापस सिग्नल आएंगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएंगे, और आपको बोला जाएगा कि भैया आपको टॉयलेट आ रही है, आपको इमीडिएट टॉयलेट करने जाना है, क्योंकि आपका ब्लडर बढ़ाता जा रहा है बढ़ाता जा रहा है बढ़ाता जा रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जब भराएगा तो सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके ब्रेन तक जाएंगे, फिर वहां से स्पाइनल कोड, और वहां से ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन भेजेगा, जो भी आपको वर्क करना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि यहाँ पर है डेट्रूसल मसल। डेट्रूसल मसल क्या होती है? एट द टाइम ऑफ मेच्योरेशन, जब मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो मेरी डेट्रूसल मसल जो है हेल्प करेगी टॉयलेट करने में। डेट्रूसल मसल जो है हेल्प करेगी टॉयलेट करने में। होता है ना एकदम, हाय हल्के हो गए, टॉयलेट आ रहा था बहुत तेज, दब रहा था सब कुछ एकदम। तो वो जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ना वहाँ पे, वो डेट्रोसल मसल ही करवाती है, यूरिनरी ब्लैडर को ऐसा सिकुड़वाती है ना, यहाँ अब निकलेगा टॉयलेट निकलेगा, तो वो सब डेट्रोसल मसल करा। क्लियर है? नाउ यहाँ पे और मैं अगर आपको बताऊं तो एक चीज और मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम बेटा? यहाँ पर होता है ब्लैडर के ऊपर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, इस ट्रांजिशन एपिथेलियम का वर्क क्या होता है? जैसे जैसे ये ट्रांजिशन एपिथेलियम कॉन्ट्रैक्शन आता रहता है आता रहता है आता रहता है, ये एपिथेलियम जो है स्ट्रेच होता जाता है होता जाता है होता जाता है।
तो स्ट्रेच होता है और ब्लैडर को बढ़ने से बचाता है, काफी हद तक ये स्पेस बढ़ा देता है स्ट्रेच हो के। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्लियर है? समझा दोगे? मैच्योरेशन बहुत आराम से प्रोसेस है। देखो पहली लाइन लिखी है, मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन, टॉयलेट बाहर निकालना बॉडी से, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही, क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? तो देखो osmoregulation is the process of regulating the osmotic concentration in the cell of the body by checking the quantity of water and salt. osmoregulation क्या है? यहाँ पर हम मैनेज करते हैं osmotic concentration को, बैलेंस करते हैं, ठीक है, of the body by checking the quantity of water and salt. water and salt की quantity चेक करके हम जो है बैलेंस करते हैं osmotic concentration. Now next question है, terrestrial animal are generally either ureotelic or uricotelic, not aminotelic. Why? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, मतलब ये जमीन पे रहने वाले जानवर होते हैं, अपन भी जमीन पे रहने वाले जानवर ही है, बुरा लगता है पर सच है, ठीक है, अपन भी क्या है? जानवर ही है। वी आर हायर एनिमल्स ब्रो, वी आर उच्च कोटि के जानवर, हम बहुत हायर हैं। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, एस्केलमेंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फ्लस्का, एकाइनोमेटा, कोडेटा, सेफलोकोडेटा, यूरोकोडेटा। हाँ, अरे वो आप कितने ऊपर हो आप, बहुत उच्च कोटि के जानवर, ठीक है। तो हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही है, ठीक, बायोलॉजी में देखा जाए तो। आर जनरली आइदर यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो कुछ यूरियोटेलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक होते हैं, पर कोई अमाइनोटेलिक नहीं होता, अमेनोटेलिक नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वेट अ सेकंड। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि पूछा क्या है। तो अब अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना है कि यहाँ पर पूछा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो यूरियोटेलिक भी होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक भी होते हैं, पर ऐसा क्यों है कि वो एमिनोटेलिक नहीं होते? तो देखो जो एमिनोटेलिक होते हैं ना, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, जो एमिनोटेलिक होते हैं, ये एमिनोटेलिक जो अमोनिया होता है ये काफी टॉक्सिक होता है, काफी खतरनाक होता है। जो अमोनिया रिलीज करते हैं ना ऐसे जानवर जो एमिनोटेलिक होते हैं, वो जो अमोनिया रिलीज करते हैं वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, और इसकी टॉक्सिसिटी को बहुत कम करने के लिए पानी जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और अगर एक बात बताओ, अगर ये एमिनोटेलिक लैंड पर रहने लग गए, टेरेस्ट्रियल हो गए एक्वेटिक की जगह, तो टेरेस्ट्रियल पे तो इतना पानी है ही नहीं, इसलिए जो एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पानी में रहते हैं, क्योंकि पानी से इनका, जब ये एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं तो ये अमोनिया रिलीज करते हैं, और इनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये पानी में रहते हैं। अगर ये लैंड पर आ गए तो इनकी टॉक्सिसिटी कम नहीं होगी, तो फिर इनके तो खतरा है, ये तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अमोनिया आर मोर टॉक्सिक, दैट्स व्हाई जो भी है, ही और शी मुझे नहीं पता, ठीक है, वो पानी में रहते हैं। ठीक, क्यों रहते हैं पानी में? ताकि उनकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए, क्योंकि वाटर जो है टॉक्सिसिटी रिड्यूस कर देता है अमोनिया। आई होप यू गेट इट, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, तीन तरह से होता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक होता है अमीनियोटेलिक, एक होता है यूरियो, और एक होता है यूरिको। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है अमीनो, यूरियो, और लास्ट में यूरियो, ठीक है। तो अमीनोटेलिक सबसे ज्यादा हार्मफुल है, तो ये पानी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि पानी जो चारों तरफ रहेगा ना इनके, तो मान लो ये फिश है, तो ये फिश के चारों तरफ पानी है, तो अगर ये अमोनिया में निकालती है तो ये टॉक्सिसिटी मैनेज हो जाती है पानी, समझ में आ गया, ठीक है। Now question number 10, what is the significance of JG apparatus in kidney? तो देखो ये मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, ठीक है। 10 नंबर से कम आना नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जो किडनी है उसमें जो जेजी सेल है, ये जेजी सेल जो है रेनिन निकालती है। ये रेनिन लीवर में जाता है। रेनिन क्या है? हार्मोन। ये रेनिन लीवर में जाता है, फिर लंग में जाता है, ठीक है। लीवर में जाता है, लंग में जाता है, लंग में एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है, तो लंग्स में ACE एस एंजाइम प्रेजेंट होता है,
तो ये एस एंजाइम इस रेनिन हार्मोन को फाइनली कन्वर्ट कर देता है ANG.2 में, या फिर आप बोल लो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। और ये क्या करता है, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये हमारी नॉर्मल वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारी अब देखो कहानी ध्यान से सुनो। जिस मैं बैठा हूँ दुख दर्द तनाव में, मैं काफी टेंशन हूँ, काफी डिप्रेशन में हूँ, बिल्कुल क्या तो मेरा बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। अब बीपी कम होगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ब्लड प्रेशर की गोली लूंगा ऐसे खोल के, पानी की बोतल, ब्लड प्रेशर की गोली ली, पानी की बोतल, हर बार तो लूंगा नहीं, क्योंकि दिन में 10 बार तो ऐसा बैठता हूँ यार आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा बैठता हूँ, मेरा बीपी जो है कम हो रहा है, तो मेरी किडनी, ये जो बैक साइड सिचुएटेड है, ये किडनी दया आएगी इसको मेरे पे कि यार बेचारा डिप्रेस हो रहा है, इसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मुझे दया आ रही है। तो ये किडनी क्या करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी। किडनी में भी कौन, जी सेल, कौन सी सेल, जी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, ये वाली सेल, ये जो है हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम होता है रेनिन, रेनिन, रेनिन। और ये हार्मोन जो है सबसे पहले लीवर में, फिर जाता है लंग में, और लंग में एक एंजाइम होता है दैट इज ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है रेनिन को फाइनली एंजियोटेंसिन 2 में, सॉरी फॉर दैट, एंजियोटेंसिन 2 में, ओके। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास नॉर्मल पाइप है और इससे पानी बह रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है धीरे धीरे। अब इस पाइप को मैं ऐसे तेज दबा दूं तो ये पानी स्पीड से जाएगा। तो ये क्या करता है, ANG सेकंड, ये इस वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है। और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो स्पीड तेज होगी, और इसी स्पीड तेज होने को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, क्लियर है। तो जब हमारा प्रेशर कम होता है तब ये जेजी सेल जो है रेनिन निकाल के हमारा प्रेशर वापस तेज कर देती है वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि देखो, आई थिंक सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट है, इट मैकेनिज्म इज द बाय द रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, क्लास मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखा है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, फिल्ट्रेशन रेट मतलब वही ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो कम आ रहा है, तो फिल्ट्रेशन रेट कम होगी सही, तो वही बीपी वाली बात होगी, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एंजियोटेंसिन हो जाता है रेनिन, तो ये कहानी आपको पूरी लिख देनी है, बस इसमें आपका काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं 11, यहाँ पे आपको पूछा है नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर में 11 में आपको पूछा है कि नेम द फॉलोइंग aquatic animal having flame cell तो नेक्टिया में होती है, तो aquatic animal having flame cell and excreted structure, it is known as amphoxia। अब ये क्वेश्चन जो है आपको एनिमल डाइवर्सिटी से लिंक करके दिया हुआ है। जब अपन ने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी वो देख सकता है, मैंने लेक्चर डाला हुआ है एनिमल डाइवर्सिटी का। तो एनिमल डाइवर्सिटी में आपको फ्लेम सेल के बारे में पढ़ाया, ठीक है। cortical portion projecting between the medullary pyramid in the human, तो cortical portion projection between medullary pyramid in the human kidney are called column of Pertini। एनसीईआरटी की लाइन है, बैठ के जानिए, घोल के पी के, ग्लूकोज घोल के पीते हो ना ऐसे, वैसे इसको कोलम ऑफ बर्टिनी को ऐसे डालना, किडनी में घुमाना और इसे पी के चल जाना, और नीट में या एग्जाम में जाके उल्टी कराना, हो जाएगा काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू लूप ऑफ हिल, हाँ जी बिल्कुल, यू शेप काउंटर करंट, अभी तो बताया था आपको, देखो यहाँ पे नीचे में नीचे ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हिल, ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हिल, और ये नीचे की साइड है तो ये ऊपर की साइड है, तो दोनों अपोजिट हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट तो हो गई, साथ में पैरेलल भी है, ये देखो ये वाली इसके पैरेलल, तो ये पैरेलल भी है, ओके। और ये अपोजिट भी है, ये पैरेलल भी है, और ये यू शेप भी है, बिल्कुल ये यू ऐसी तो बनाते हैं पर, ठीक है, तो ये यू शेप भी है। तो यहीं से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ये हेयर पिन शेप भी है,
तो ऐसे आपको सारे लिखने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट चेक कर लेगा कि आपको कितना आया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले इज इम्परमेबल, क्योंकि मैंने बोला था कि डिसेंडिंग वाला पानी लेगा, असेंडिंग वाला पानी नहीं लेगा। असेंडिंग वाला तो क्या देगा, NaCl इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देगा। ठीक है, तो असेंडिंग वाले की पूछा था तो वो पानी के लिए तो इम्परमिएबल ही है ना, पर इम्परमिएबल मतलब वो आने थोड़ी ना देगा, निकालने थोड़ी ना देगा बोतल से, तो असेंडिंग वाला तो इम्परमिएबल। पर अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूं तो वो तो वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो आपको नीट में पूछी ही जाएगी, 5 स्टार मान लो आप इसको। Now second is reabsorption of water from distal part of tubule is facilitated by which hormone? It is ADH। अभी हमने ADH के बारे में पढ़ा, ADH उसी को हम क्या कहते हैं देख लो इधर, वैसोप्रेसिन। तो कभी नाम चेंज करके आ जाए तो ये मत बोलना सर ने पढ़ाया नहीं, अरे वैसोप्रेसिन भाई, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक ही बात है। क्लियर है? अगला देखो, डायलाइसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट इन प्लाज्मा एक्सेप्ट। अरे एक बात बताओ, डायलाइसिस क्यों कर रहे हैं? वेस्ट को हटाने के लिए, नाइट्रोजन वेस्ट तो आएगा ही नहीं, तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ए हेल्थी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट कितना यूरिया पर डे? 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप मैंने आपको काफी अच्छे से कराया होगा, टेस्ट दिया होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। सबसे पहला था डिफाइन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हमने करा कि हाँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि किडनी कितना फिल्टर कर रही है पर मिनट, जैसे पर मिनट करती है 125 ml, तो वही हो गया हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, GFR कंसिस्ट मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड अदर कंस्टिट्यूएंट। और GFR क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन आता है उसमें रहता क्या है, पानी होता है, अमाइनो एसिड होता है, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज, दुनिया भर की चीजें। GFR में हम देखा था ऑटो रेगुलेटरी में। ठीक, फिर मैच्योरेशन इज अ रिफ्लेक्स, हमने देखा था हाँ जी बिल्कुल सिग्नल जा रहा है, बिल्कुल रिफ्लेक्स। ADH हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन, बिल्कुल गलत बात। ADH हेल्प नहीं करता, बचाता है वाटर एलिमिनेशन से, पर स्टेटमेंट ऐसा बनाया कि आदमी यूं टिक कर दे। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, थर्ड वाला ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। हेनले लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, बिल्कुल, जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले है वो वाटर निकाल देता है, इसलिए हेनले लूप जो है वो यूरिन को कंसंट्रेशन करने में, कंसंट्रेट करने में बिल्कुल काम आती है। और अगर मैं एग्जैक्ट आंसर दूं कि लूप ऑफ हेनले में भी कौन सा, डिसेंडिंग वाला। नाउ नेक्स्ट इज ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है, जो ग्लूकोज है वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है, जो पीसीटी सेल्स होती है ना, या फिर जैसे पीसीटी है तो इनकी सेल्स जो होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था कि हेनले लूप एंड वासोडेक्टा आर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेनले लूप और वासोडेक्टा के बारे में, तो यू शेप होती है, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। डिसेंडिंग वाली वाटर के लिए परमेबल, असेंडिंग वाली इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल, दोनों अपोजिट पर पैरेलल, और यू शेप और हेयर हेयर पिन। लीवर, लंग्स और स्किन से हमने एक्सक्रीशन किया था बड़े अच्छे से। लीवर से हमने देखा था कि लीवर जो आरबीसी होती है वो 120 दिन के बाद मर जाती है, पर उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ब्लड में आता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड में आने के बाद बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में टूटता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सब। उसके बाद CO2 का एग्जांपल मैंने बताया था कि CO2 जो है हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर CO2 बढ़ गई तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बर्न हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना जरूरी है, वो भी एक्सक्रीशन ही हुआ। स्किन से हम वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं हमारा, ठीक है, पसीना वगैरह, वही सब यहाँ पे लिखना है। मेच्योरेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि गर्लफ्रेंड के लिए हम किडनी निकाल के नहीं आए, ठीक है, आए हों क्या पता आप, मैं तो नहीं आया, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड के लिए GF मतलब गर्लफ्रेंड के लिए किडनी विडनी निकाली बढ़िया, और किडनी निकाल के हमने देखा कि उसमें यूरेटर निकल रहे हैं, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट है, ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर, उसमें यूरिन इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से रिसेप्टर से सिग्नल गए सेंसर न्यूरॉन से गए ब्रेन तक, ब्रेन से वापस आए मोटर से, मोटर से पता लगा कि हाँ भैया टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट करने में हमें डेट्रोसम मसल हेल्प करती है, और टॉयलेट यहाँ से यूरेटर से बाहर निकल जाता है। क्लियर है, पूरी कहानी हो गई है। तो फिर ये ऑस्मो रेगुलेशन बताया, अमीनोटेलिक क्यों है, क्योंकि अमीनोटेलिक
पानी में इसलिए रहते हैं भैया क्योंकि उनको जरूरी है पानी, क्योंकि अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है, और जब तक टॉक्सिसिटी कम नहीं होगी तब तक क्या ही होना है। नेक्स्ट फिर हमने देखा जेजी सेल्स, काफी अच्छे से हमने समझा। ठीक, फिर ये वाली बात और लास्ट वाले फिल्म नंबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर किया होगा मैंने अपना सारा एक्सप्लेनेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए एडुग्राउंड के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए शुभता के साथ, शॉर्ट में बोल रहा है जी सर के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, थैंक यू।